This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः अधिक अश्विन शुद्ध पंचमी दिनांक 21 सितंबर 2020 चरक सूत्र स्थान अध्याय 26 षट्रस्त शंखं चक्रं जलपान ददतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्म स्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूर्विताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको षट्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं ततनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रेच्छत् सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। इत्येवमेते षड्रसाः पृथक्त्वेन एकत्वेन वा समष्मात्रशः सम्यक् उपयुज्यमानाः उपकाराय भवन्ति अध्यात्मलोकस्य अपकारपरः पुनः अतोऽन्यथा भवन्ति उपयुज्यमानाः। तर्हि पृथक्त्वेन एकत्वेन पार्थक्येन अथवा एकैकश्यत्वेन एकत्वेन उपयुज्यमानाः सम्यक् उपयुज्यमानाः यदि भवेयुः तर्हि उपकाराय कल्पन्ते असम्यग्रीत्या यदि उपयुज्यमानाः स्युः तर्हि अपकारकराः भवन्ति इति तान् विद्वान् उपकारार्थमेव मात्रशः सम्यक् उपयोजयति तर्हि विद्वान् उपकारार्थम् एव तान् योजयेत् मात्रया इति मात्रशः सम्यक् उपयोजयति भवन्ति चात्र शीतं वीर्येण यद्द्रव्यं मधुरं रसपाकयोः तयोरम्लं यदुष्णं च यद्द्रव्यं कटुकं तयोः। तो ये बड़ा सिद्धांत इस प्रकार का है कि जो द्रव्य वीर्य से शीत हो और मधुर रस मधुर विपाक हो और जो अम्ल या उष्ण इस प्रकार का हो और कटुक और उष्ण इस प्रकार का तो उनके बारे में रस के निर्देश द्वारा द्रव्य के गुणों का निर्देश हो सकता है उसको अलग बताने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मधुर रस मधुर विपाक और शीत वीर्य इनका जो परिणाम रहेगा वो बिल्कुल अच्छा एक सरीका इस प्रकार का रहेगा। अम्ल रस अम्ल विपाक और उष्ण वीर्य कटु रस कटु विपाक और उष्ण वीर्य इनका भी इसी प्रकार से अगर रहता है तेषां रसोपदेशेन निर्देश्यो गुण संग्रह तो रस के उपदेश के द्वारा उनके गुण संग्रह को समझ लेना चाहिए। तो ये अगर स्थिति है तो आसान होता है कि उसके गुणकर्मों के बारे में हम किस प्रकार से निश्चय करेंगे। तो अभी टमाटर के बारे में कैसे सोचना है, ये तो विदेश से आकर यहाँ पे रूढ़ हो गया है। प्राधान्य रस अम्ल है लेकिन वो उतना अम्ल ज्यादा नहीं है, इस प्रकार से थोड़ा मधुर कषाय इस प्रकार का अम्ल रस इसमें रहेगा।
और विपाक प्रायशः अम्ल ही होने वाला इस प्रकार का है, उसके बारे में पता लगाना थोड़ा मुश्किल है। तो अम्ल के जो गुणधर्म है वातानुलोमन वगैरह वगैरह वो उसमें मिलेंगे। ज्यादा हुआ तो कफपित्त को निर्माण करने वाला इस प्रकार का रहेगा या गलती से उसका इस्तेमाल किया जाए। और खास करके अम्ल पित्त मूत्राशमरी इन रोगों का जनक है ऐसा दिखाई देता है। और फिर किस फॉर्म में वो उपयोग में लाया जाता है ये भी एक अहम चीज है। टोमेटो सॉस, टोमेटो केचप ये भी काफी प्रचलन में है। और सैलड्स उसके बनते रहते हैं, सब्जियों में या फिर दाल में डाला जाता है। अभी साउथ का सांबार पूरा बदल गया और पहले इमली का इस्तेमाल होता था, उसके बजाय टमाटर का इस्तेमाल हुआ शुरू हुआ। तो अगर अम्ल रस अम्ल विपाक उष्णवीर्य इस प्रकार को लेकर चलेंगे तो शायद उसके बारे में हमें कुछ पता इस प्रकार का चलेगा। और इसका काफी मात्रा में प्रचलन है, इसलिए ये थोड़ा चिंता का विषय है। वैसे कोकम जो है वो भी खट्टा है, इमली भी खट्टी है, लेकिन इतनी मात्रा में प्रयोग नहीं होता है। केवल एक स्वाद बना रहे इतनी ही मात्रा में उसका प्रयोग होता रहता है। तो इन सभी के बारे में थोड़ा सोचना इस प्रकार का रहेगा। तेषां रसोपदेशेन निर्देश्यो गुणसंग्रह, तो रस के उपदेश द्वारा उनके गुण संग्रह के बारे में वीर्यतः विपाक विपरीतानां पाकतश्चोपदेश। वीर्य अगर अविपरीत इस प्रकार का है, कटु का वीर्य उष्ण है और अम्ल का उष्ण है, मधुर का शीत है, पाकतश्चोपदेश, तो उनका पाक भी उसी प्रकार का रस का अनुसार पाक होता रहता है, तो उनके अनुसार वो समझ जाते हैं। यथा पयो यथा सर्पिर यथा वा चव्य चित्र, तो दूध और घी ये दोनों मधुर रस मधुर विपाक शीत वीर्य इस प्रकार के हैं। चव्य और चित्र का ये दोनों कटु रस कटु विपाक उष्ण वीर्य इस प्रकार के। एवं आदि चान्यानि निर्देशित रसो, और इसी प्रकार से रस के द्वारा अन्य द्रव्यों के बारे में भी बताया। तो सबसे आम ये बात है कि अगर रसायन गुण इस प्रकार के विपाक और वीर्य है तो केवल रस समझ लेने से काम आसान हो जाएगा। वैसे रसों के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है, तो वो सब उसमें एप्लीकेबल हो जाएगा और उसके बारे में हम भली भांति सोच सकेंगे। खास करके जब हम ग्लोबल आयुर्वेद का विचार कर रहे हैं, अभी तक जमाने में आयुर्वेद भारत का विषय इस प्रकार का रहा है। सिलोन में उसका आयुर्वेद अलग है, तिब्बत में उसका आयुर्वेद अलग है, थोड़ा थोड़ा उसमें अंतर है, फिर भी वो वहां के जनता के लिए ठीक है। अब ये ग्लोबल विलेज हो गया पूरा विश्व जो है वो, और लोग कहीं से कहीं भी जाते हैं। वैद्य भी काफी बाहर गए हैं, विदेशों में गए हैं और आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करने की कोशिश की है। तो इसमें दो अहम मुद्दे हैं, एक स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम और दूसरा आतुरस्य विकार प्रशमनम। तो स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम यह आयुर्वेद का बलस्थान है। दूसरे किसी शास्त्र में इस प्रकार के व्यक्तिगत रूप पे स्वास्थ्य रक्षण कैसा करे इस प्रकार का निर्देश नहीं है। एलोपैथी में सामाजिक स्वास्थ्य के बारे में ज्यादा बताया गया है, और चाइनीज या होम्योपैथी में मुझे उसके बारे में पता नहीं है अगर ऐसा कुछ है तो, लेकिन कहीं सुना भी नहीं है इस प्रकार। तो ये आयुर्वेद की खासियत है। आयुर्वेद के अपने अपने सिद्धांत है, दोष धातु मल के बारे में है या फिर रस के बारे में है, सामान्य विशेष सिद्धांत है वगैरह। तो उसके जरिए और जितना सविस्तर वर्णन है आयुर्वेद में
द्रव द्रव्य विज्ञान या अन्न स्वरूप विज्ञान के बारे में मिलता है उतना नहीं है कहीं। तो यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास इतना कुछ है। फिर भी अभी जो स्थिति बन गई है वो काफी अलग हो गई। पिछले 40-50 वर्षों में बहुत से सारे विदेशी पदार्थ यहाँ आकर रूढ़ हो गए और उनके बारे में सोचना भारतीय लोगों के लिए भी आवश्यक हो गया। विदेशी लोगों के लिए तो है ही, लेकिन भारतीय लोगों के लिए भी ये आवश्यक हो गया। श्रीलंका तिब्बत के आयुर्वेद में चिकित्सा प्रयुक्त द्रव्य में फर्क है या और भी कोई चीजों में है? वैसे तो मैं देख नहीं पाया हूँ। हाँ। उनके मूल ग्रंथ जो है वो देखने पड़ेंगे और वो उनकी भाषा में है, तो ये काफी मुश्किल वाली बात है। तिबेटन आयुर्वेद का कोर्स जब बनाना था तो मैं एक्सपर्ट के रूप में वहां पे पहुंचा था, लेकिन दुभाषा के द्वारा संभाषण होता रहा। हाँ, वो हिंदी अंग्रेजी कुछ भी नहीं जानता था और मैं तिब्बती नहीं जानता था। लेकिन इसमें एक पता चला कि वो 200 मार्क का गुणों का मूत्र परीक्षण रखना चाहते थे, 200 मार्क का नाड़ी परीक्षा रखना चाहते थे अपने सिलेबस में। BTMS, बैचलर ऑफ तिबेटन आयुर्वेदिक मेडिसिन, ये उनका कोर्स के लिए वो चल रहा था। अभी मालूम नहीं वो हो गया या नहीं हो गया। इस प्रकार से काफी पुरानी बात है, 1998 की बात है शायद। तो ये हमारे लिए थोड़ी चौंका देने वाली बात थी कि मूत्र परीक्षण पर 200 गुणों की ओरल और नाड़ी परीक्षा पर 200 गुणों की ओरल को रखना था। और दूसरा, तिबेटन आयुर्वेद हिमालय के बहुत सारे वनस्पतियों का प्रयोग है, वो भी एक उसकी खासियत इस प्रकार की है। श्रीलंकन आयुर्वेद के बारे में मैं लंदन में था और वहाँ मिडलसेक्स यूनिवर्सिटी करके है, वहाँ पे आयुर्वेद का कोर्स चला रहे थे और एक्चुअली BSc और MSc इस प्रकार के कोर्सेज चलाकर उसको रजिस्ट्रेशन देना ये चल रहा था, उसमें कोशिश चल रही। और करीबन वो बिल पारित होने वाला था कि ये ब्रेक्सिट आ गया। और ब्रेक्सिट आने पर बाकी सब, ये तो बहुत उनके लिए कुछ भी महत्व नहीं था इस मुद्दे का, तो अलग हो गया और अभी तक हुआ नहीं है उसके बारे में। मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी ने ये कोर्स भी आगे बंद कर दिया था, ऐसे मैंने सुना। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि अगर इसके बारे में हमें कुछ करना है, सोचना है, तो थोड़ा देखना पड़ेगा कैसे करेंगे। और कुछ लोगों ने कुछ प्रयास किए हैं इस प्रकार से, लेकिन उसमें इस प्रकार का मूल रूप से प्रयास नहीं है। अमेरिका में मॉर्निंग स्टार करके एक औरत की किताब पब्लिश है, मॉर्निंग स्टार पब्लिकेशन है, उसका नाम है मुझे याद नहीं। लड़की छात्रा रही है और खिचड़ी फॉर वात, खिचड़ी फॉर पित्त, खिचड़ी फॉर कफ वगैरह इस प्रकार से उन्होंने दिया है। तो अगर खिचड़ी फॉर वात करनी है तो उसमें लहसुन डालो और स्नेह ज्यादा डालो, पित्त के लिए है तो थोड़ी शर्करा या गुड़ डालो और कोकोनट डालो, और कफ के लिए करना है तो मरीच डालो। इस प्रकार से किया है। ये काफी आसान है, उसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं है। लेकिन वहां जो द्रव्य मिल रहे हैं, जो उनके प्रचलन में है, खाने पीने में है, उनके बारे में कैसे सोचिए, ये सबसे अहम। और ये सिर्फ अमेरिका का हाल नहीं है, सभी देशों का हाल है। तो इसमें काफी बहस होनी चाहिए। एक पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप रहती है UGC की, और मैंने उसके लिए अप्लाई किया था। मेरा PhD जब पूरा पूरा हुआ तब। और उनका ऐसा कहना होता है कि कोई विदेशी यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन देने के लिए तैयार है
तो 3 महीने की फेलोशिप रहती है, वहां पे जाकर 3 महीने रहना है। कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटीज इसमें ये होता है प्रोग्राम इस प्रकार। तो अब मैंने काफी यूनिवर्सिटीज को खत लिखा। अफ्रीका के यूनिवर्सिटी ने मुझे बता दिया है कि हाँ हम तैयार हैं, तुम आकर कर इस प्रकार। लेकिन मैं तिलक महर्षि विद्यापीठ में था और कोश प्रोजेक्ट में था, तो मेरी फैकल्टी पोस्ट नहीं। तो मुझे बताया गया कि टीएमबी से एप्लीकेशन जाएगा नहीं, क्योंकि तुम फैकल्टी मेंबर नहीं हो, तुम प्योर प्रोजेक्ट पे हो, तो वो सब बात अधूरी रहेगी इस प्रकार। लेकिन फैकल्टी मेंबर्स के लिए ये अवश्य उपलब्ध है सुविधा इस प्रकार का। अभी तो मुझे मालूम नहीं, अभी ये भी काफी पुराना हो गया है किस्सा जो है वो। लेकिन मैंने जो वहां पे प्रपोजल दिया था, वो वहां का खान पान और वहां के डिसीजेस, इनका कोई रिलेशन नहीं, ये मैंने दिया था। The relationship between the food material and the diseases occurring in a particular region. If we can establish some relation, that is fine. लेकिन आगे उसके बारे में कुछ हुआ नहीं। लेकिन इस तरीके से सोचना एक जरूरी बात रहेगी, और अगर हम इस तरीके से सोच सकेंगे तो विदेशों में आयुर्वेद के बारे में कैसे प्रचार प्रसार करना है इसके बारे में सोच सकेंगे, और वहां के द्रव्यों का अध्ययन करके ये कैसे उपयुक्त रहेंगे, कैसे अपकारक रहेंगे, इसके बारे में बताना ये काफी आवश्यक इस प्रकार का, ये काफी मुश्किल जॉब है। तो बेटर ऑप्शन है कि उसके बारे में हम कुछ संशोधन इस प्रकार के करें। एवं आदि अन्य निर्देशित रसतो विषय, तो रस के द्वारा उनके बारे में निर्देश हम कर सकते हैं, और भारत के लिए भी आवश्यक है और विदेशों के लिए भी आवश्यक इस प्रकार का। मधुरम किंचित उष्णम स्यात् कषायम तिक्तमेव च यथा महत् पंचमूलम यथा जानुपमांशम। सो मधुर होकर भी कुछ थोड़ा सा उष्ण या कषाय और तिक्त भी थोड़े उष्ण हो सकते हैं, जैसे महत् पंचमूल और अब्ज और आनुप अमिश। ये मधुर लेकिन थोड़ा उष्ण इस प्रकार के है, और महत् पंचमूल कषाय तिक्त होके भी किंचित उष्ण इस प्रकार के हो। लवणम सैंधवम नोष्णम अम्लम आमलकम। तो लवण उष्ण है लेकिन सैंधव उष्ण नहीं है। अम्लम आमलकम तथा, अम्ल आमलक होने के बावजूद भी वो उष्ण नहीं है। अर्का गुरु गुड़ुची नाम तिक्ता नाम उष्ण उच्च। अर्का गुरु और गुड़ुची ये तिक्त होकर भी उष्ण वीर्य इस प्रकार। तो इसमें एक अहम चीज रहेगी कि केवल रस के अनुसार उनके परिणाम नहीं बता सकते। मधुर है इसलिए पित्त शमन करेगा ऐसा कहेंगे, लेकिन वो अगर उष्णवीर्य है तो पित्त शमन नहीं करेंगे इस प्रकार से। या कषाय तिक्त है इसलिए पित्त शमन करेंगे ऐसा कहेंगे, तो उष्णवीर्य होने के बाद ये पित्त शमन नहीं करेंगे इस प्रकार से। तो अम्ल है आमल की इसलिए पित्त वृद्धि करेगी, कफ वृद्धि करेगी, ये भी बात नहीं होगी। और लवण सैंधव जो है वो उष्णवीर्य नहीं है, ये एक अहम चीज इसमें रहेगी। तो फिर एक द्रव्य में किसका कामुकत्व रहता है? ये जो आकट में बताया है कि यद्यत बलवत्तरम, जिसमें जो बलवत हो उसका कार्य होता है। तो किंचित रसेन कुरुते क्रमपाकेन चापरं गुणान्तरेण वीर्ये प्रभावेणैव किंचन यद्यद्रव्ये रसादिनां बलवत्वेन वर्तते अभिभूयेतरां तत्कारणत्वं प्रकृति। रसवीर्य विपाक प्रभाव इनमें जो बलवान रहेगा वो काम करेगा, अपना काम करेगा इस प्रकार। और रसम विपाकस्थो वीर्यं प्रभावस्तान्य भवति बलसाम्य रसादिनां इति नैसर्गिकः। विपाक रस को अभिभूत करता है, उन दोनों को वीर्य अभिभूत करता है, और विपाक प्रभाव जो है उन तीनों को अभिभूत करता है, प्रकाशन होता है।
ये नैसर्गिक बल इस प्रकार से बताते हैं। तो उन सभी चीजों को भी ध्यान में रखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा कि बलवान कौन है उसमें से और उसका कार्य कैसे होता रहेगा। किंचित अम्लम ही संग्राही किंचित अम्लम विनती, कुछ अम्ल समग्राही इस प्रकार का है, कुछ वेदन करने वाला इस प्रकार का। तो वृक्षाम्ल जो है कोकम ये भी ग्राही है, और अम्ल का वगैरह ये थोड़ा भेदन करने वाले इस प्रकार करेंगे। यथा कपित्तम संग्राही भेदिका अमलकम, तथा कपित्त संग्राही है इस प्रकार से, और अमलक ये भेदी है। पिप्पली नागरम वृक्षं कटुचा वृक्षम, कटु वास्तव में अवृक्ष कहा जाता है, लेकिन पिप्पले और नागर ये कटु होने के बावजूद भी वृक्ष है, और वह कहते हैं कि उनका विपाक से कार्य इस प्रकार का होता है। कषाय स्तंभना शीता शोभयाम याम अतोन्य, कषाय रस स्तंभना और शीत होता है, लेकिन अभया कषाय रसात्मक होने के बावजूद भी उष्णवीर्य है और विरेचन करने वाले, स्तंभन भी नहीं है और शीत भी नहीं है। तस्मात् रसोपदेशेन न सर्वम द्रव्यमादिशेत, तो इसके जरिए केवल रस के उपदेश से सर्व द्रव्यों के बारे में बता नहीं सकते। दुष्टम तुल्य रसेप्येवं द्रव्ये द्रव्ये गुणा, तो तुल्य रसे द्रव्य, तुल्य रस है इस प्रकार के दो द्रव्यों में, द्रव्य द्रव्य गुणांतर, हर द्रव्य में गुणांतर इस प्रकार का दिखाई देता है। तो पूरी तरीके से उस द्रव्य को समझ लेना ये एक आवश्यक इस प्रकार की चीज रहेगी। योगमासांतो यो विद्या देश कालोपपादितम पुरुषम पुरुषम वीक्ष सत्नीय विषयोत्तमः, हर व्यक्ति के लिए उसका प्रयोग कैसा करना है ये जो जानता है वो उत्तम वैद्य इस प्रकार का कहलाया जाएगा। तो इसमें एक सबसे अहम बात होती है कि केवल रस वीर्य विपाक इस प्रकार से जानने से कार्य सिद्धि नहीं होती। सभी भावों को भली भांति समझ ले और फिर उसका कार्य कैसा होगा ये समझ ले, ये बेहतर इस प्रकार का। और अभी भी ये जिक्र चल रहा है समान प्रत्यारब्ध द्रव्यों के बारे में, विचित्र प्रत्यारब्ध इससे भी फिर से अलग इस प्रकार का बताया गया है। रोक्षात कषाय रूक्षाणाम उत्तमो मध्यम कटु, सो रोक्ष के कारण कषाय ये रूक्ष चीजों में उत्तम है, कटु मध्यम है, तिक्तः अवर्ण, और तिक्त उसमें कनिष्ठ इस प्रकार का है। तथा उष्णानाम उष्णत्वात् लवणः परः, जो उष्णवीर्य इस प्रकार के हैं उसमें लवण सबसे श्रेष्ठ है। मध्यम अम्लः कटु शांति, अम्ल मध्यम उष्णवीर्य है और कटुक हीन उत्तम उष्णवीर्य। ये सबसे अहम चीज है कि हमें लगता है कि कटुक भी रस सबसे ज्यादा उष्णवीर्य होगा, लेकिन लवण रस सबसे ज्यादा उष्णवीर्य है, उसमें से एकदम अपवाद है फिर भी। स्निग्धानाम मधुर पर, स्निग्ध पदार्थों के बारे में मधुर पर है, श्रेष्ठ है। मध्याम्ल लवण शांत्याहरण स्नेहान निरुच, और लवण जो है वो सबसे कनिष्ठ इस प्रकार का स्निग्ध है। मध्यत्कृष्टावराः शैत्यात् कषा तिक्त स्वादु तिक्तकाः, स्वादुर्गुरुत्वाद् अधिका कषायो कषाय लवणो वरः। शैत्य के बारे में कषाय स्वादु तिक्त के ये उत्कृष्ट मध्य उत्कृष्ट अवर है, क्रम उल्टा किया है। तो कषाय मध्यम है, स्वादु उत्कृष्ट है, और तिक्त का अवर इस प्रकार का है शैत्य के हिसाब से। स्वादुर गुरुत्वाद अधिक है, गुरुत्व में स्वादु अधिक है। कषाय लवणो रहा, ये कषाय से गुरु है, और लवण सबसे कनिष्ठ गुरु इस प्रकार का है। अम्लात कटुस ततस्तिक्तो लघुत्वाद उत्तमोत्तम, अम्ल से कटु और कटु से तिक्त लाघव में उत्तमोत्तम इस प्रकार के हैं। केचिन लघुनाम अवरम इच्छन्ति लवणम रसम,
कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि लवण रस ये सबसे अवर है लघु चीजों में, लेकिन महाभूतों के हैसियत से देखा जाए तो पित्त रस सबसे तीन होना चाहिए, लेकिन परमतम अप्रतिशुद्धम अनुमतम एवं, दूसरों का मत अगर देते हैं और उसका खंडन नहीं करते हैं तो ये अनुमत है, ये अनुमत तंत्र, तो उसके आधार पर ये चरक को भी कुछ हद तक सम्मत है, ये ले सकते हैं थोड़ा सा। गौरवे लाघवे चैव सोमरस उभयोरपि, गौरव और लाघव उन दोनों के हिसाब से लवण रस अवर है, दोनों में भी अवर इस प्रकार का। तो इन सभी के बारे में जिक्र होना एक जरूरी चीज है कि गुरु कौन है, रूक्ष कौन है, स्निग्ध कौन है, लघु कौन है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और फिर उसके अनुसार केवल उस रस से नहीं बल्कि उसके गुणों के द्वारा भी कार्य होते रहेंगे, और उनको भी समझकर, भलीभांति समझकर द्रव्य के गुणों के बारे में हमें सोचना है, ये एक अहम चीज रहेगी। तो खास करके पूरे भारत में प्रचलन वाले जो द्रव्य है आहार में उपयोग में लाए जाने वाले, उनके बारे में भी सोचना है, और विदेशों में तो उसके बारे में सोचना है ही, उसमें कोई संदेह नहीं। तो ये काफी मुश्किल और टेढ़ा इस प्रकार का काम है, और ज्यादा बहस इसके बारे में हुई नहीं है। लोग अटक गए हैं प्रकृति के विचार पर ही अटक गए, और इस प्रकार का जैसे वात जो वात खिचड़ी पर वात, खिचड़ी पर पित्त वगैरह वगैरह, इसी प्रकार से प्रचलन हो रहा है। तो वास्तव में वहां जो गुणधर्म पदार्थ उपलब्ध है उनके गुणकर्म क्या होंगे, और उनका वहां से दोष प्रकोप से क्या ताल्लुक है, क्या संबंध है, या फिर वहां के रोगों से उसका संबंध किस प्रकार का है, इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। तो अगर हम ग्लोबल आयुर्वेद को मानते हैं तो स्वास्थ्य रक्षण के लिए पूरे विश्व भर में किस प्रकार के प्रयास होने हैं, इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। और फिर स्वास्थ्य रक्षण क्यों नहीं होता, या रोग क्यों निर्माण होते हैं, और उनको ठीक करने के लिए किस प्रकार का परिवर्तन जीवन शैली में या आहार्य द्रव्यों में लाना है, इसके बारे में सुझाव देना ये आवश्यक। अलग कर दूंगा ना, इसके बारे में बताना काफी आवश्यक इस प्रकार का है। लेकिन इस प्रकार के सीरियस एफर्ट्स किसी ने किए हैं ऐसा तो मैंने देखा नहीं है। और अब तक तो ये स्थिति थी कि विदेश में हम जा रहे हैं तो भी धन्यता है। यहाँ भी उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है जहाँ पे वो प्रैक्टिस कर रहा है, इस प्रकार से अच्छे खासे पैसे भी मिल सकते हैं अगर आपका लत अच्छा हो तो। हाँ, और विदेश में रहने का, बताने का वगैरह वगैरह इस प्रकार का कुछ एक अनुभव इस प्रकार का हो जाता है। लेकिन ठोस काम आयुर्वेद के शास्त्र के दृष्टि से कुछ हुआ नहीं है। हमारे लिए चाहिए कि हमें रजिस्ट्रेशन मिले प्रैक्टिस करने के लिए, हाँ, ये काफी मुश्किल इस प्रकार की बात है। तो अगर स्वास्थ्य के लिए योग का प्रचार प्रसार हुआ है, उसमें हम आयुर्वेद को जोड़ देंगे, आयुर्योग ये संकल्पना अगर लोगों में फैलाए स्वास्थ्य बनाने के लिए, तो आयुर्वेद से काफी मदद मिल सकती है इसके बारे में, क्योंकि लाइफ स्टाइल, खाने पीने की चीजें, इसके बारे में आयुर्वेद में काफी बहस है। और फिर जब कुछ बीमारियां आएगी तो लोग जरूर हमारे पास पूछने के लिए आएंगे, अगर शुरू से स्वास्थ्य के बारे में अगर सलाह मिल रही है तो इस प्रकार से। और दूसरी चीज ऐसी है कि भारत में उनको बुलाकर उनको ट्रीटमेंट करें, ये भी पॉसिबल है। तो इस प्रकार से अगर हम करते रहेंगे तो शायद
पूरे विश्व भर में आयुर्वेद फैल जाएगा। और दूसरी तरीके से उसको शास्त्र के हैसियत से मान्यता मिलना, इसके लिए प्रयास जारी रहने चाहिए। और यह ऐसा नहीं होना है कि आयुर्वेद यानी कि केवल हर्बल मेडिसिन, इस प्रकार का नहीं होना है। पूरे तरीके से आयुर्वेद को मान्यता मिलनी चाहिए, चाहे रसशास्त्र के मेडिसिन भी क्यों न हो इस प्रकार से। या एनिमल प्रोडक्ट जो है, जानवर द्रव्यों से उत्पन्न होने वाली जो चीजें हैं उसके बारे में क्यों जिक्र न हो इस प्रकार से। वो लोग छोड़ देना चाहते हैं, सिर्फ हर्बल आयुर्वेद है ऐसा करके हर्बल आयुर्वेद को प्रमोट करना, या सिर्फ वेजिटेरियन आयुर्वेद है इस प्रकार से उसको प्रमोट करना, ये इस प्रकार के सोचते रहते हैं। हाँ, तो ये मेरे ख्याल में अधूरा प्रवास इस प्रकार का है, अधूरा प्रयास है। और एक बार ये गलत सहमियां एस्टेब्लिश हो गई तो उसको सुधारना काफी मुश्किल इस प्रकार का। जैसे प्रकृति के बारे में अभी काफी गलत सहमियां हैं और एस्टेब्लिश हो चुकी है पूरे विदेशों में। उनको निकालना आसान काम नहीं है, बहुत ही डिफिकल्ट इस प्रकार का काम। पहले वैद्यों में ही जो गलत सहमियां है उनको दूर करना ये एक अहम चीज रहेगी, फिर बाकी लोगों के बारे में बात करना इस प्रकार से। तो मैं चाहता हूं कि मूल ग्रंथों के आधार पर ही शिक्षा हो, चाहे भारत में हो चाहे विदेशों में। दुर्दैव से ऐसी स्थिति नहीं है। हाँ, हर एक का आयुर्वेद अलग अलग इस प्रकार, जो भी पढ़ाता है आयुर्वेद वहां पे विदेशों में जाकर उसका एक अलग आयुर्वेद होता है और उसका मूल ग्रंथ से कोई संबंध नहीं रहेगा। हाँ, कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं, अच्छे हैं, मामा जोशी गए थे, नानद सर गए थे, या फिर दलकर शास्त्री गए थे, तो ये काफी ग्रंथों से परिचित इस प्रकार के थे और प्रैक्टिशनर्स, अच्छे प्रैक्टिशनर्स बहुत। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग गए हैं जिन्होंने यहाँ कभी आयुर्वेद प्रैक्टिस की ही नहीं है, जिनका ग्रंथों का अध्ययन कुछ भी नहीं है। केवल आयुर्वेद के लिए स्कोप है विदेशों में ऐसा करके ये जाने लगे, और शुरू शुरू में लोगों को कुछ पता नहीं था तो ये एस्टेब्लिश हो गया, ऐसा भी है। तो मूल ग्रंथों के आधार पर ही आयुर्वेद पहुंचना चाहिए, चाहे भारत में हो या विदेशों में हो। और उसके लिए संस्कृत का ज्ञान होना जरूरी है, उसके लिए प्रैक्टिस होनी जरूरी है, तभी ये भली भांति आयुर्वेद पहुंचा सकेंगे। और ये बड़ा धोखा है अभी इस स्थिति में कि यहाँ के लोग आयुर्वेद के बारे में क्या समझेंगे, वहां के लोग आयुर्वेद के बारे में क्या समझेंगे, वगैरह इस प्रकार से। और ये आधा अधूरा ज्ञान ज्यादा धोखा देने वाला इस प्रकार का है। तो इन सभी के बारे में गहराई में जाकर सोचना है और बहुत संभल कर कदम उठाने हैं। हाँ, अभी तो जो गलतियां हो गई वो हो गई, उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक अच्छी टीम बननी चाहिए जो सच्चे आयुर्वेद के अभ्यास इस प्रकार का हो, प्रैक्टिशनर्स हो, और वही यहाँ या वहाँ आयुर्वेद प्रचार प्रसार कर सके। अभी प्रत्यक्ष जाने की ज्यादा जरूरत भी नहीं रहती है, वो हो सकता है आगे, लेकिन इंटरनेट माध्यम इतना प्रभावी है कि उसके जरिए हम पूरे विश्व भर में सभी जगह पहुंच सकते हैं। ये तो अभी पॉसिबल है, लेकिन जो भी ज्ञान जाए वो सच्चा ज्ञान इस प्रकार का जाए, और लोगों को सिर्फ पैसे निकालना, कुछ बताकर करना, ये ऐसा उचित इस प्रकार का नहीं है। तो जो प्रैक्टिशनर्स है वही जाए, और जिनका ग्रंथों का अध्ययन अच्छा और ग्रंथों के आधार पर ही जो सिखा रहे वही जाए, ये सबसे अहम इस प्रकार की बात है। तो इसके बारे में काफी बहस होना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। परंचातो विपाकानां लक्षणं संप्रवक्ष्यते कटुत्कषाणां विपाक प्रायशः।
तो अभी विपाक के बारे में लक्षण बताते हैं। कटुतिक्त कषाय इनका विपाक प्रायशः कटु होता है। अम्लोमलम पच्यते स्वादुर मधुरा मधुरम लवणस्तथा। तो अम्ल विपाक प्रायः होता रहता है और मधुर और लवण का प्रायः मधुर विपाक इस प्रकार का होता रहता है। मधुर लवणाम्लौ च स्निग्धभावात् त्रयो रसाः वातमूत्र पुरुषाणां प्रायो मोक्षे सुखानता। मधुर लवण अम्ल ये तीनों रस स्निग्ध होने के जरिए वातमूत्र पुरुष इनके मुक्ति के लिए सुखकारक प्रायः होते रहते हैं। कटुतिक्त कषायस्तु रुक्ष भावात् त्रयो रसाः दुःखाय मोक्षे दृश्यन्ते वातवेन्मूत्र रेतसा। तो कटुतिक्त कषाय रूक्ष होने के जरिए प्रायः वातवित मूत्र रेतस इनके मोक्ष के लिए दुखप्रद इस प्रकार के रहते हैं। तो रौक्ष है या स्निग्धत्व है, ये दुख कौन से रस इनका अनुलोमन करेंगे उनके सुख से मुक्ति उनकी हो जाएगी, और कौन से बड़े दुख से ये परिणाम करेंगे, इसके बारे में सोचना जरूरी है। अभी कॉन्स्टिपेशन एक अहम समस्या है और लोग उसके लिए कुछ ना कुछ मेडिसिन लेते रहते हैं, लेकिन मूल रूप से कॉन्स्टिपेशन सुधरने के लिए दिनचर्या और खाने पीने के बारे में काफी जिक्र होना है। खास करके पचन अच्छा हो, शाम का भोजन जल्दी हो या अर्ली नाइट इस प्रकार का हो जाए, निद्रा अच्छी हो जाए, तो प्रायः है मल विमोचन ठीक तरीके से होता है। तो ये कुछ भी नहीं करके सिर्फ त्रिफला वगैरह ऐसे कुछ द्रव्य देने से बात नहीं बनती, ये सबसे अलग चीज है। और ये एक दूसरे से जुड़े हैं, अपान क्षेत्र में जितने भी भाव है वो एक दूसरे से जुड़े इस प्रकार के हैं। मधुराम लवण हे तीन ही रस एकत्र दिले तर सुख मोक्षाय आहेत की एक एकटे दिले तरी आहे। अलग अलग भी है हाँ। लेकिन इसमें मधुरो लवणाम लवच एक में समास किया, एक में समास नहीं किया। लवणाम लव ये इतरेतर द्वंद्व इस प्रकार का समास हो गया, तो लवण और अम्ल दोनों साथ में रहेंगे, ऐसा उसका मतलब रहेगा। और मधुर अलग हो सकता है। कटुतिक्त कषायस्तु इसमें तीनों साथ में ले सकते हैं, अलग भी ले सकते हैं। ये समासकरणम असमासकरणम एक अहम चीज रहेगी संस्कृत की दृष्टि से, कि किनका समास किया गया है और किनका समास नहीं किया गया है। अगर समास नहीं किया है अलग अलग इस्तेमाल में ला सकते हैं, अगर समास किया है तो सभी का साथ में प्रयोग होना इस प्रकार का थोड़ा सा आवश्यक रहेगा। और इसलिए एकत्र अगर वो दिए जाते हैं, एक समय में दिए जाते हैं, तो ज्यादा अच्छा परिणाम निकलेगा। मैं हमेशा बताता रहता हूँ, पानक जो ग्रीष्म ऋतु में आया है, नींबू रस, शर्करा, लवण और जल, इनका पानक बनेगा, वो मधुर अम्ल लवण और द्रव प्रधान इस प्रकार का बनेगा, शीत इस प्रकार का बनेगा। प्रत्यंग क्षीयते श्लेष्मा तेन वायुश्च वर्धते, ये ग्रीष्म ऋतु की स्थिति है। प्रतिदिन कफ का क्षय होता जाता रहता है और वायु बढ़ता रहता है। ये मधुर अम्ल लवण तीनों रस कफ को बढ़ावा देने वाले और वात को शमन करने वाले इस प्रकार से है। तो ये परफेक्ट है ग्रीष्म ऋतु में लेने के लिए, नींबू पानक हो या दूसरा कोई पानक इस प्रकार का हो, चाहे ये कच्चे आम से बनने वाला पन्ह इस प्रकार का हो या बाकी इस प्रकार के पानक हो। तो अगर कफ की वृद्धि इस प्रकार से करनी है और वात का क्षय करना है, तो ये तीनों रसों का मेल इसमें होना जरूरी इस प्रकार का है। तो उसके बारे में भी इस प्रकार से सोच सकते हैं कि इस प्रकार का नींबू पानक खाना खाने से पहले आपान काल में अगर दे देंगे, गर्म पानी में एक कप इतना ही दे देंगे,
तो शायद ये अगर रुक्षता का के कारण कॉन्स्टिपेशन है, मलावष्टम्भ है, तो उसमें अच्छा काम करेगा। तो हमारा निदान किस प्रकार का है उसके अनुसार उसके बारे में सोचना इस प्रकार का है। शुक्रः बंधुर्मूत्र विपाकः वातलः कटु। हाँ, कटु विपाक जो है वो शुक्र को नष्ट करने वाला, दूर करने वाला, बद्ध मूत्र और विट और मूत्र इनको बांधने वाला, उनका अवरोध करने वाला वातल इस प्रकार का है। ऋतुचर्येत ग्रीष्मातील कटुरस सर्वात उष्ण सांगितला आहे आणि तेथे लवण रस आहे कसे। उसमें भजन मधुरम एवं लघु स्निग्धम एवं मृदु इस प्रकार का बताया है और कटुरस का निषेध इस प्रकार का किया गया। तो लवण रस के बारे में निषेध नहीं है, ये प्रायः लवण जो है वो जल महाभूत को निर्माण करने वाला इस प्रकार का है, तो शायद उसके दृष्टि से किया होगा। या पसीना बहुत ज्यादा आता है और पसीने में लवण रस रहता है, तो लवण की आपूर्ति होना जरूरी है, ये एक चीज भी है। मैंने कल थोड़ा सा एक अजीब सुना कि खेतों में डालने के लिए खड़े मीठ का प्रयोग किया जाता है और उनका ये कहना है कि वो पिघल जाता है तो द्रवरूप इस प्रकार का हो जाता है। और उनका कहना था खास करके अमावस्या को इस प्रकार का डालना और पौर्णिमा को खाद डालना, इस प्रकार का रासायनिक खाद जो है डालना, ये एक प्रचलन है। और लवण रस वैसे इस प्रकार के खेतों में डाला जाता है, मैंने पहली बार सुना। नारियल को देते रहते हैं लवण रस। और शायद मैं सोचता था कि समुद्र तट पर ज्यादा होते हैं और वहां लवण रस से उसकी ये परवरिश होती रहती है, तो शायद उसके लिए ये होगा। लेकिन जो पानकों में लवण रस का प्रयोग है उसमें वो प्रधान नहीं है, प्रधान रस तो मधुरी है, पानकों में आम्ल है कुछ हद तक। और लवण रस शायद स्वेद की आपूर्ति के लिए बताया होगा, ऐसी थोड़ी सी स्थिति इसमें रहेगी। मधुरा सुष्ट विन्मूत्रो विपाक कफ शुक्र, जो मधुर रस का मधुर विपाक इस प्रकार मधुर विपाक का सृष्ट विन्मूत्रा, विट और मूत्र इनका सृजन करने वाला और कफ और शुक्र को बढ़ाने वाला इस प्रकार का। तो घृतपूर्वम समझनीयात, ये भी हमारे शास्त्र में निर्देश आता है कि पहले घी लेना है इस प्रकार से। और अद्याद्रव्यम गुरु स्निग्धम स्वादु मंदम स्थिरम पुरः, शुरू में मधुर इस प्रकार के पदार्थों का ग्रहण करना है। तो त्योहारों में जो मधुर पदार्थ बनाया होगा उसको पहले खीर या पूरण वगैरह जो है उसको पहले खा लेना है और भोजन करना है, ये प्रघात है इस प्रकार से। तो उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। खजूरच्या झाडालाही मीठ देतात का, डेट देत असती का देत असती, ये तो सभी यूएई में है। खजूर के जो पेड़ है ज्यादातर वो यूएई में है और वहाँ ऊषर भूमि ही है, उसमें बहुत ही कम ये फसल होती रहती है, इसमें खजूर अहम है इस प्रकार से। तो शायद उसी का यहाँ पे भी प्रयोग किया गया है, मालूम नहीं मुझे राजस्थान में खजूर का निर्माण होता है या नहीं होता है। वैसे वहां पे डेजर्ट में होता है वहां, वैसे हमारे यहाँ राजस्थान में डेजर्ट है और शायद वहाँ खजूर का निर्माण होता होगा, देखना चाहिए एक बार, नहीं तो करना चाहिए। अगर उसी प्रकार की हवा उसके लिए सूट होती है तो ये बेहतर इस प्रकार का रहेगा। और दूसरी जगह अगर करना है तो फिर ये लवण उसमें देना अहम चीज इस प्रकार करेंगे।
तो मुझे जरा आश्चर्य रहा कि इस प्रकार का नमक खेती में डालते हैं और उससे बढ़िया परिणाम आता है। खास करके कीटक नियंत्रण अच्छा होता है, ऐसा उनका कहना है। और एक नैसर्गिक तरीका है कीटक नियंत्रण का इस प्रकार से। तो मधुर विपाक जो है वो सृष्टविन मूत्र और कफ शुक्र इस प्रकार का बताया है। पित्तकृत सृष्टविन मूत्र पाकोम्र शुक्रनाशन। तो अम्ल विपाक जो है वो सृष्टविन मूत्र इस प्रकार का है। तो सृष्टविन मूत्र मधुर और अम्ल दोनों में है, लेकिन इसमें शुक्रनाश है, उसमें शुक्र वृद्धि होती है। और ये पित्तकृत है अम्ल विपाक जो है वो, तो उसको भली भांति समझ लेना है और उसका उतनी मात्रा में प्रयोग नहीं करना है, ये सबसे अहम। तो मध्यम लवणोत्कटम, भोजन के बीच में अम्ल और लवणोत्कट जो चीजें हैं वो लेनी है। शुरू में या अंत में इस प्रकार से नहीं लेने हैं। अंत कषाय कटुपित्तकम, ये बताया गया है कि कफ बाद में निर्माण होगा, और शुरू में मधुर स्निग्ध गुरु ये सब जो है वो शुरू में लेने हैं, इस प्रकार के कहे जाते हैं। इसका दूसरा भी एक मतलब होता है कि आधुनिक विज्ञान से हम सीखते हैं कि अन्न जब आमाशय में पहुंच जाता है तो वहां चर्निंग मूवमेंट होती रहती है। तो सब अंदर घुल मिल जाएगा। तो शुरू में ले, बाद में ले, बीच में ले, क्या फर्क पड़ेगा? अगर इसी प्रकार से कार्य होने वाला है, चर्निंग मूवमेंट वहां पे होने वाली है, तो ये सब बातें फिजूल है, इस प्रकार का थोड़ा सा रहेगा। लेकिन उल्टा सोच सकते हैं इसके बारे में, अगर ग्रंथकारों ने इस प्रकार से बताया है तो शायद ये कुछ अलग स्थिति है। इस प्रकार का चर्निंग मूवमेंट होने के बावजूद भी पहले जो खाया है उसका विपाक ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर मधुर है तो मधुर विपाक कफ शुक्र सृष्टविन मूत्र इस प्रकार का रहेगा और वो हमारे लिए बेहतर इस प्रकार का है। तो इन सभी के बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तेषां गुरुस्यान् मधुरः कटुकाम्लौ अतोऽन्यथा। सहजयोगामध्ये शरीरातील दोष कमी करण्यासाठी खडामीठ पाण्यात टाकून त्यामध्ये पाय बुडवून ठेवावे असे सांगितले आहे। इसमें मूल संस्कृत रेफरेंस है तो एक बार बता दो, नहीं तो ये किसी का ओपिनियन है, ये भी बता दो इस प्रकार से। तो शायद इसमें लवण रस का स्राव निर्माण करना एक काम है, और उसके जरिए अगर दोष पिघल कर पानी में निकल जाते हैं तो एक अच्छी बात इस प्रकार की हो सकती है। लेकिन त्रीणी द्रव्याणी नाप्युपयुंजी तक ज्यादा प्रयोग नहीं करना है, ये भी ध्यान में रखना है। सुरुवातीला अग्नी तीव्र असतो तो म्हणून असेल मधुर रसाली, यस। और वैसे इन दोनों में काफी अंतर है। शुरू में एपेटाइजर देते हैं, ये अभी जो बुफे रहते हैं उसमें, और फिर सूप वगैरह ऐसा कुछ रहता है। तो उसपे कंसेप्ट ऐसी है कि तुम्हें भूख लगी नहीं है, अग्नि को उद्दीपित करना है और फिर खाना खाना है। और हम बताते हैं कि जब अग्नि उद्दीपित हो गया तो खाना खाना है, तो इसकी जरूरत नहीं रहेगी। इस प्रकार के एपेटाइजर लेने की जरूरत नहीं है। जब भूख अच्छी है तो सीधा खाना शुरू कर सकते हैं। अगर भूख नहीं है तो थोड़ा समय गवाइए, ये पीते पीते अग्नि प्रज्वलित हो जाए और फिर खाना खाएं। पाम शुगरच्या रेग्युलर शुगरपेक्षा चांगली राहील। पाम शुगर रेग्युलर शुगरपेक्षा चांगली राहील, नहीं बता सकते। जो जिस देश में है उनके लिए वो अच्छा होगा शायद। पाम शुगर अरब कंट्रीज में फायदेमंद होगी। वात प्रकृतीमध्ये मलबद्धता असते, त्याला कसे आहारात बदल करावे। मेरे भी प्रकृति के बारे में विचार बहुत ही अलग इस प्रकार के हैं। तो प्रकृति के बारे में छोड़ो, जिनमें वात प्राधान्य है उनमें रूक्षता अगर ज्यादा है तो स्निग्ध उपचार होने चाहिए। और अग्नि
को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। कुछ भी करो लेकिन अग्नि के बारे में सोचना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। खडेमीठ नजर उतरवण्यासाठी वापरतात, निगेटिव्ह एनर्जी काढून घेतात असे ते म्हणतात, म्हणून पाय बुडवून ठेवायसाठी सल्ला दिला जातो। पॉसिबल है। तो ये बुरी चीजों को अगर निकाल सकता है इस प्रकार के, और आदिदैविक इस प्रकार के उसके एस्पेक्ट है, तो शायद ये बात बन सकती है कि निगेटिव एनर्जी दूर करना, इसके लिए ये प्रयोग हो सकता है। तो ठीक है। अग्निमंद असेल तर काय करावे? गृहिणी चिकित्सा में काफी उसके बारे में बहस गई है। स्नेह में परम विद्या दुर्बला नलदीपनम वगैरह वगैरह। और फिर अतिरक्षात्तु मंदेग्नो, अति स्नेहात्तु मंदेग्नो, उदावत्तात्तु मंदेग्नो, काफी कंडीशन दी है। तो उन सभी को फॉलो करो, अपना निदान करो कि किस कारण से अग्निमंद हुआ है, और फिर उसके अनुसार वहां पे जो चिकित्सा दी है, अति स्नेहात्तु मंदेग्नो, चूर्णारिष्टा सवारिष्टा वगैरह, वो इस प्रकार से करो। तेषां गुरुस्यान् मधुरः कटुकाम्लौ अतोन्यथा। तो उसमें से मधुर ये गुरु इस प्रकार का रहेगा, और कटुकाम्ल विपाक उसके विपरीत इस प्रकार से रहेंगे, यानी कि लघु रहेंगे। तो से रसव तुल्य फला, इतना ही वाग्भट में लिखा है कि रस से विपाक जो है वो तुल्य फल इस प्रकार का है, लेकिन ये थोड़ा सा अंतर गुरुत्व के बारे में यहाँ पे निर्देश किया है। दुग्ध और लवण मिलाकर लेने पर विरुद्ध होता है, परंतु पहले दुग्ध लेकर फिर लवण लेने पर भी विरुद्ध होगा क्या? ऐसे भोजन में दूध की खीर का भी उपयोग होता है, वो एक अलग चीज है। भोजन में प्रायः दूध का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि बाकी सभी रस इसमें रहते हैं। अम्ल का दूध से विरोध है, लवण का दूध से विरोध है, और ये रहते हैं हमारे भोजन में। तो अगर दूध के साथ भोजन करना है सारखं ते हे होते तो हा दुसरं आहे ते केवळ दूध, इंग्लिश हो एक सहस्त्र योगमला 3 दिवस सहस्त्र योग म्हणजे वेगवेगळे औषध योगांच्या वरती अभ्यास म्हणजे याच्यात काय तो दूध के साथ अगर भोजन करना है तो केवल दूध और चावल, केवल दूध और रोटी ऐसा ही लेना है, इसमें नमक भी नहीं डालना है। तो ये बेहतर चॉइस रहेगा। नहीं तो दूध नहीं लेना है भोजन के साथ, ये बेहतर रहेगा। इसमें थोड़ा ये आपत्ति रहती है कि थोड़ा विरुद्ध इस प्रकार का संयोग हो सकता है। धान्यामध्ये पण खडा मीठ वापरतात कृमी प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी। या इमली भी, ये इमली नहीं, तीखा मिर्च भी डालते हैं, तीखी मिर्च, या फिर भल्लातक डालते हैं। तो ये कृमियों को कीटक नहीं रहते वहां पे, इतनी ज्यादा मात्रा में लवण होगा तो वो भी शायद पिघल जाएंगे, ऐसी थोड़ी स्थिति रहेगी। और इसलिए ये नमक का प्रयोग होता है। और अमावस्या का शायद ये निगेटिव एनर्जी दूर करना ये संबंध रहेगा, क्योंकि वो स्पेसिफिकली बता रहे थे कि हर अमावस्या को इस प्रकार का नमक डालना है, खड़े मीठ डालना है इसमें, और पौर्णिमा को ये जीवामृत वगैरह जो है उसके लिए पौष्टिक जो है वो देना है इस प्रकार से। तो वद्य पक्ष में जो भी इस प्रकार से निगेटिविटी निर्माण हो गई हो शायद कृष्ण पक्ष में, वो इससे निकाली जाएगी, ऐसा थोड़ा सा है। दूध पोळी खातो आपण आणि पोळी बनवताना तर मीठ
ताक तड़के होता है ऐसा, लेकिन हम बताते कि उसमें भी नमक नहीं डालना है, तो हम खुद नहीं डालते हैं नमक। चपाती जब बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, तो उसमें नमक नहीं डालते। चावल पकाते हैं तो उसमें भी नमक नहीं डालते। लेकिन कुछ घरों में ये प्रचलन है कि रोटी बनाते समय उसमें नमक डालते हैं, या चावल बनाते समय भी उसमें नमक डालते हैं। तो बेटर है वो नहीं करें। तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता टेस्ट में, और आसानी से दूध के साथ खा सकते हैं ऐसा। तो ये मेरे ख्याल में ज्यादा तकलीफ वाली बात नहीं है। विपाक लक्षण से अल्प मध्यम भूयिष्ठतां प्रति द्रव्याणां गुण वैशिष्ट्यात् तत्र तत्र उपलक्ष्य। सो अल्प मध्य और भूयिष्ठता विपाक की, तो उस द्रव्य के बारे में गहराई में जाकर थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये विपाक से अगर काम कर रही है तो विपाक बलवान इस प्रकार का है, तो ये भूयिष्ठ था उसमें है, या विपाक ज्यादा कार्यकारी नहीं है, तो उसमें ज्यादा तकलीफ वाली बात नहीं है। तो द्रव्याणां गुण वैशिष्य तत्र तत्र उपलक्ष्य। तो द्रव्यों के गुण वैशिष्य के आधार पर वहां वहां पे उसके बारे में जिक्र करना जरूरी इस प्रकार का है। ठीक है। रसो निपाते द्रव्याणां विपाक कर्म निष्ठया वीर्यं यावद् अधिवासात् निपातात् चोपलभ्यते। तो ठीक है, इसके बारे में कल बहस करेंगे। आज मैं बाहर गांव जा रहा हूँ, इसलिए योग सूत्र का आज पठन नहीं होगा, सीधा बुधवार को होगा। तो सभी को बता दें, मैं शायद जीएसवीसी पे टाल दूंगा। तो आज दोपहर का योग सूत्र का लेक्चर नहीं रहेगा, कल फिर से चर्च के लिए मिलेंगे। योग सूत्र पाठन 3:30 बुधवार दोपहर 3:30 बजे 3:30 पर ज्वाइन हो जाओ, तो ज्यादा बेहतर। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। विरम्यते व्याख्यान व्यापार श्वः पुनरपि मिलिष्यामः। Yes, tomorrow there will be church lecture. I am coming back now at tonight only, today evening only. So there will be lecture tomorrow. पिठाची ना